एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एक और वीज़ा वीडियो में आपका स्वागत करता हूं मैं। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वियतनाम की न्यूली क्रिएटेड वियतनाम ई वीज़ा पोर्टल के बारे में। वियतनाम ने अभी रिसेंटली नवंबर के महीने में एक नया ई वीज़ा पोर्टल स्टार्ट किया है। उनके पुराने ई वीज़ा पोर्टल में कुछ ग्लिचेस थी, कुछ इश्यूज़ थी, उन सबको रिमूव किया और एक नेक्स्ट जेन प्लेटफॉर्म उन्होंने इनिशिएट किया है। वीज़ा अप्लाई करने का ऑप्शन जो है और जो भी प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम है पुराने पोर्टल की तरह ही, बट अभी मैं आपको स्क्रीन पे ले चलूँगा एंड वीज़ा अप्लाई करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप कितने कन्वीनियंटली वहाँ पे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो विदाउट अ डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड चलते हैं स्क्रीन पे एंड डिटेल्स एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी आप जो पोर्टल देख पा रहे हो सामने, ये वियतनाम ई वीज़ा की पुरानी पोर्टल है। अब इस पोर्टल को एक्सेस करके आप ई वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाओगे। मैं अपने सारे वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी चैप्टर्स में ब्रेक करके रखूँगा। पहले आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ई वीज़ा जो है वो आप नए पोर्टल से किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि उन्होंने जो नई ई वीज़ा की पोर्टल स्टार्ट की है इसमें किस टाइप के टेक्निकल चैलेंजेस और ग्लिचेस आपको फेस करना पड़ सकता है। मैं आपको उनके ग्रीवेंस और सपोर्ट सेल में किस तरीके से आप अपने क्वेरीज़ को एड्रेसल के लिए भेज सकते हो वो भी एक्सप्लेन करूँगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, उन्होंने मेंशन करके रखा है 11 नवंबर 2024 से पुरानी ई वीज़ा पोर्टल जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी और 2 नए डोमेन्स उन्होंने शेयर किए हैं। एक डोमेन वियतनामीज़ लैंग्वेज में ई वीज़ा पोर्टल को आपके लिए ओपन करता है और एक इंग्लिश लैंग्वेज में आपके लिए वियतनामीज़ ई वीज़ा पोर्टल को ओपन करता है। दोनों ही लिंक को एक्सेस करके आप सेम पोर्टल पे पहुँचेंगे एंड आप वहाँ से लैंग्वेज स्विच भी कर सकते हैं। ये डिसीजन वियतनाम की टूरिज़्म इंडस्ट्री को एक्स्ट्रा बूस्ट देने के लिए किया गया है। नए पोर्टल में प्रोसेसेस को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया गया है एंड इसके अलावा 42 न्यू एंट्री पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं। मैं पिछले 2 महीने से वियतनाम के ई वीज़ा पे किसी तरह का कोई वीडियो चैनल पर नहीं अपलोड कर रहा था। उसके पीछे का कारण यही था कि नए पोर्टल में काफ़ी सारे टेक्निकल चैलेंजेस और ग्लिचेस फेस करने पड़ रहे थे, बट फाइनली अब जाकर पोर्टल काफ़ी स्टेबल दिख रहा है। हालांकि कुछ थोड़े बहुत इश्यूज़ अभी भी हैं जो मैं आपको वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहली बात, ई वीज़ा सिंगल एंट्री $25 फ़ी है और मल्टी एंट्री वीज़ा $50 फ़ी है। आप गूगल पे वियतनाम ई वीज़ा टाइप करेंगे तो आपको सबसे पहला लिंक जो देखने को मिलेगा वो है evisa.gov.vn। दोनों ही ऑथराइज्ड लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगी। मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि वीज़ा अप्लाई करने के दौरान आपको किन किन प्रोसेसेस जो हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। ई वीज़ा पोर्टल पे आने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक होटल रिजर्वेशन अपने पास करके रखें एज अ रेफरेंस। आप बुक नाउ पे लेटर ऑप्शन वाले होटल रिजर्वेशन भी कर सकते हैं। ये उनका ई वीज़ा पोर्टल है। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा या फिर आप यहाँ पर ई वीज़ा फॉर फॉरेन इंडिविजुअल्स पे क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये पॉपअप दिखेगा जिसमें नोटिसेस हैं एंड लिस्ट ऑफ लैंड बॉर्डर गेट्स जो हैं उनका पूरा का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा उन्होंने एयर बॉर्डर, जो भी मेन एयरपोर्ट्स हैं और जो भी मेन सी पोर्ट्स हैं, सारे का लिस्ट यहाँ पे मेंशन करके रखा है। नीचे जाएंगे और कंफर्म करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस जगह पे आने के बाद आपको प्रीवियस ई वीज़ा पोर्टल की तरह दिखने वाला एक फॉर्म पेज यहाँ पे सामने दिखेगा। सबसे पहला काम आपको करना है, आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड, किसी तरह का कोई बॉर्डर नहीं, एंड जो नॉर्मल वीज़ा के लिए फ़ोटो लगती है बिल्कुल एग्जैक्टली वही फ़ोटो आपको यहाँ पे भी अपलोड करनी होगी। पासपोर्ट का जो फ्रंट यानी बायो पेज है उस पेज का आपको यहाँ पे इमेज अपलोड करना है।
इमेज क्लियर होना चाहिए, किसी तरह का कोई उसमें हेजीनेस या इशू नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें, ये जो पोर्टल उन्होंने नया क्रिएट किया है ये OCR टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करके बनाया गया है। OCR टेक्नोलॉजी यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये टेक्नोलॉजी आपके पासपोर्ट में दिए गए डिटेल्स को ऑटोमेटिक फिल करती है नीचे दिए गए फॉर्म में। अगर किसी वजह से आपको लगता है कि आपका इमेज जो है वो क्लियर है बट नीचे के डिटेल्स जो हैं वो इनकरेक्टली फिल हुए हैं या फिर फिल नहीं हुए हैं, तो आप उसको यहाँ पे खुद से भी फिल कर सकते हैं। सबसे पहला डिटेल जो आपको फिल करना है वो है सरनेम, उसके बाद गिवन नेम। गिवन नेम आपके पासपोर्ट में जो पहला रो है वहाँ पे मेंशन होता है। ये सरनेम उसके ऊपर मेंशन किया रहता है। तो यहाँ पे आप अपने पासपोर्ट में एज इट इज़ जिस तरीके से मेंशनड है एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम मेंशन करेंगे अगर मिडिल नेम है तो, और लास्ट नेम फर्स्ट ब्लॉक में मेंशन करेंगे। आप देख पा रहे होगे फर्स्ट ब्लॉक जो सरनेम का है उसमें एस्ट्रिक नहीं दिया हुआ है, यानी ये मैंडेटरी नहीं है। कुछ लोगों के नेम में सरनेम नहीं होता है तो उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इन DD MM YY फॉर्मेट में यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर मेंशन करना है। उसके बाद आपको अपनी नेशनैलिटी मेंशन करनी है। आइडेंटिटी कार्ड, आपके केस में पासपोर्ट होगा, आप यहाँ पे उसका नंबर मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपके ईमेल अकाउंट से कनेक्ट करके एक अकाउंट क्रिएट किया जाए जिसको आप लेटर ऑन लॉगिन करके भी एक्सेस कर पाएँ, तो आप इस चेक बॉक्स को चेक करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। लेकिन ध्यान दें, आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस करेक्टली मेंशन करना होगा, क्योंकि जो रेफरेंस नंबर है, पेमेंट की जो रिसीट है, वो सारा डिटेल आपको इसी ईमेल एड्रेस पे आएगा। नीचे आपको अपना ईमेल एड्रेस री एंटर करना है, प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन करना है और रिलीजन मेंशन करना है। मैंने ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन करके अपने पास रखी है। इसके बाद के प्रोसेस को भी एग्जीक्यूट किया है, तो वो सारी डिटेल्स मैं आपको आगे मेंशन करूँगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि क्या वियतनाम एंटर करने के लिए आपने कोई और पासपोर्ट यूज़ किया था, नो और येस। अगर आप येस क्लिक करते हैं तो आपको पुराने पासपोर्ट का यहाँ पे डिटेल मेंशन करना होगा। आगे कंटिन्यू करने के दौरान आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास मल्टीपल नेशनैलिटीज़ है या फिर वायलेशंस आपने कुछ की है वियतनामीज़ लॉ रेगुलेशन से रिलेटेड। दोनों हमारे केस में नो रहेगा। इसके बाद आपको मेंशन करना है कि क्या आप सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या मल्टी एंट्री वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। बेस्ड ऑन आपका नीड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शंस। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रांट डेट अप्लाई करना है। याद रखें, ये डेट ऑफ एंट्री का डेट नहीं है, ये है कब से कब तक आप वीज़ा चाहते हैं। सपोज़ एज एन एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि ये वीज़ा मुझे 16 फरवरी से मिले और मैं चाहता हूँ कि ये वीज़ा मुझे 5 मार्च तक के लिए मिले। नॉट नेसेसरली मेरी डेट ऑफ एंट्री जो होगी वो 16 फरवरी होगी, वो कुछ और भी हो सकती है। उस केस में आपको नीचे इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री मेंशन करने का एक ऑप्शन दिखेगा जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट नंबर मेंशन करना है, इशूइंग अथॉरिटी और प्लेस ऑफ इशू मेंशन करना है। ये आपके पासपोर्ट में मेंशन रहता है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपके पासपोर्ट का टाइप यूजुअली ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, तो हम ऑर्डिनरी पासपोर्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा डेट ऑफ इशू और एक्सपायरी डेट मेंशन करेंगे। ये आपको पासपोर्ट के बायो पेज में, यानी पहला पेज जो होता है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पे आप अपने पासपोर्ट में दिए गए परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस को एज इट इज़ यहाँ पे मेंशन करेंगे। आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस मैं रिकमेंड करूँगा कि जो पासपोर्ट में दिया गया एड्रेस है एग्जैक्टली वही एड्रेस यहाँ पे भी मेंशन करें। काफ़ी लोगों की क्वेरी होती है कि मेरा पासपोर्ट किसी दूसरे जगह पे बना है और मैं अभी किसी दूसरे जगह पे रह रहा हूँ, तो मुझे कहाँ का एड्रेस डालना चाहिए। आइडियल केस में दोनों ही एड्रेसेस सेम होनी चाहिए,
बट अगर सेम नहीं है तो जो पासपोर्ट में दिया हुआ एड्रेस है एग्जैक्ट वही एड्रेस यहाँ पे भी आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, अपना मोबाइल नंबर विथ कोड, इंटरनेशनल कोड आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इंडिया का +91 है, आप यहाँ पे +91 और आगे का जो आपका नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। यहाँ पे आप अपने फादर, मदर, सिबलिंग्स किसी का भी एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, उनका करंट रेसिडेंशियल एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर और आपके साथ उनका रिलेशनशिप आप यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद ऑक्यूपेशन, आप नोटिस कर पा रहे होगे ये फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है। मैंने भी नए पोर्टल में वीज़ा अप्लाई करने के दौरान इन सारी फील्ड्स को छोड़ दिया था, मैंने भी फिल नहीं किया था। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन जहाँ पे आपको पर्पस ऑफ एंट्री मेंशन करनी है। पर्पस ऑफ एंट्री में आप सेलेक्ट करेंगे टूरिज़्म। आज से कुछ महीने पहले तक जब ये वीज़ा की ई पोर्टल स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी आ रहे थे, बट अभी उन्होंने उसको थोड़ा सा स्मूथ किया है। ऑप्शंस जो हैं वो थोड़े रिडंडेंट भी थे, तो उन सारी चीज़ों को रिमूव किया गया है। अभी जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उसमें आपको टूरिस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बट इसके अलावा जो बाकी के ऑप्शंस हैं उसके लिए भी आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपका कोई रिलेटिव है जो वियतनाम में रह रहा है, आप उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अगर आपको बिज़नेस वीज़ा के लिए चाहिए, आपकी कोई बिज़नेस इंगेजमेंट है, मीटिंग है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा। डेट ऑफ एंट्री, ये है आपकी इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री। आप देख पा रहे होगे ऊपर हमने 16 फरवरी यहाँ पे सेलेक्ट किया था, बट मे भी हो सकता है कि हम 16 को ना जाकर हम चाहेंगे कि हम उसके 1-2 दिन बाद एंटर करें। जो आपने ऊपर में डेट ऑफ एंट्री मेंशन की है, आपके डेट ऑफ एंट्री या तो उस दिन की हो सकती है या उसके बाद की कभी की हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे 18 फरवरी सेलेक्ट करता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं वीज़ा चाहता हूँ कि आप 16 फरवरी से ग्रांट करें, बट मेरी एंट्री 18 फरवरी को होगी। ये एक टेंटेटिव इंफॉर्मेशन है जो आप अथॉरिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका इंटेंडेड डेट ऑफ स्टे जो है वियतनाम में वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगा 18 डेज़ का। वियतनाम में फ़ोन नंबर आपके पास अभी है नहीं और ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, तो आप इसको फिल नहीं करेंगे। रेसिडेंशियल एड्रेस इन वियतनाम, अगर आप किसी रिलेटिव के घर जा रहे हैं तो आपको उनका एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना होगा, और अगर आप किसी होटल में जा रहे हैं स्टे करने के लिए तो आपको वहाँ का एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना होगा कम्प्लीटली। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ई वीज़ा पोर्टल पे आने से पहले और ई वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप यहाँ पे ध्यान दें कि आपके पास होटल रिजर्वेशन ऑलरेडी हो, बिकॉज आप देख पा रहे होगे ये एक मैंडेटरी फील्ड है, यानी आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी होंगी। उसके बाद आता है इंटेंडेड बॉर्डर ऑफ एंट्री। यहाँ पे आप किस जगह से इंटर करेंगे वियतनाम में उसका नाम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको सी पोर्ट, लैंड पोर्ट, एयरपोर्ट सारा नाम मेंशन्ड है। आप जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है बॉर्डर ऑफ एग्ज़िट, आप वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दिखेंगी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा गेट ऑफ एंट्री में आपको दिखी थी, बिल्कुल वही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिखेगा। आपके लिए जो करेक्ट आपको फील होता है आप वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। कमिटेड टू डिक्लेयर टेम्प्रेरी रेसिडेंस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ वियतनामीज़ लॉ। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दैट द एप्लीकेंट प्लान्स टू कॉन्टैक्ट व्हेन इंटर इन वियतनाम। हमारे केस में नो होगा अगर आप खुद से प्लान कर रहे हो तो। उसके बाद आता है हैव यू बिन टू वियतनाम इन लास्ट 1 ईयर। नो अगर आपने वियतनाम ट्रैवल नहीं किया है। येस अगर आपने वियतनाम ट्रैवल किया है तो आप यहाँ पे फ्रॉम डेट, टू डेट और अपना पर्पस मेंशन करेंगे। पर्पस में आप टूरिज़्म मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्या अगर आपका कोई रिलेटिव वियतनाम में रह रहा है तो आपको उनका डिटेल यहाँ पे मेंशन करना होगा। अगर कोई नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। अगर आपके साथ बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं एंड उनका उम्र 14 साल से कम का है तो उनका एंट्री आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ट्रिप का एक्सपेंस, यहाँ पे आपको ट्रिप का एक्सपेंस मेंशन करना है, कितने डॉलर्स आप कैरी कर रहे हो। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे येस, और कितने अमाउंट का आपने इंश्योरेंस लिया है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। पर्सनल या कंपनी कौन आपके एक्सपेंसेस को बेयर कर रही है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन। चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पेज दिखेगा। यहाँ पे आपको जो भी प्रीवियस फॉर्म
एप्लीकेशन फॉर्म में आपने डिटेल्स फिल की हैं, एग्जैक्टली वही डिटेल आपको यहाँ पे भी दिखेंगी रिव्यू करने के लिए। आपको चेक करना है, गो थ्रू करना है कि आपने जो भी डिटेल्स मेंशन की हैं वो करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा और आपने जब पेमेंट की उसके बाद आपके पास एडिट का ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ध्यान दें, इस पेज पे आने के बाद जो भी डिटेल्स हैं उसको क्लियरली अच्छे से एक बार गो थ्रू करें। अगर करेक्शन आपको लगता है कि रिक्वायर्ड है तो गो थ्रू करने के बाद उसको करेक्ट करें उन सारी डिटेल्स को, और जब फाइनल हो जाए उसके बाद ही आगे कंटिन्यू करें। आगे कंटिन्यू करने के लिए आपको नीचे एक सिक्योरिटी कैप्चा मेंशन करना होगा। सिक्योरिटी कैप्चा मेंशन करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एक पेमेंट गेटवे दिखेगा, जहाँ पे आप अपने ATM कार्ड या फिर वीज़ा, मास्टर कार्ड, JCB और MX सपोर्टेड कार्ड्स को यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको एक मेल ट्रिगर होगा जिसमें आपका मेंशन्ड होगा कि कितने अमाउंट आपने पेमेंट किए हैं। आप जैसे ही फर्स्ट एप्लीकेशन पेज से सेकंड एप्लीकेशन पेज पे आते हो, एग्जैक्टली उसी टाइम पे आपको एक ऑटोमेटिक मेल ट्रिगर होता है जिसमें आपका एक रेफरेंस नंबर मेंशन होता है। ये रेफरेंस नंबर आपका एप्लीकेशन फाइल नंबर है। फ्यूचर में किसी तरह के कोई इश्यूज़ सपोर्ट के लिए आपको इसी नंबर को यूज़ करना होगा। इनका कहना है कि पेमेंट करने के 3 से 4 दिन के अंदर ये वीज़ा इशू करते हैं। 3 से 4 दिन, 3 से 4 वर्किंग डेज़ हैं, बट रिकमेंड ये करती हैं कि आप 3 से 15 वर्किंग डे के पहले ही इस वीज़ा को अप्लाई करें। यानी अगर मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अगले महीने ट्रैवल कर रहे हैं तो अराउंड 30 डेज़ पहले आप वीज़ा अप्लाई करें। मेरे केस में ये वीज़ा तकरीबन 3.5-4 दिन में आया। यूजुअली ये वीज़ा 2 से ढाई दिन, 3 दिन में आ जाता है, बट अभी थोड़ा सा एक्सटेंडेड टाइम लगा है। नेक्स्ट है, आपने पेमेंट कर दी है और आपके पास एप्लीकेशन नंबर भी आ चुका है, तो आप इसको ट्रैक कैसे करेंगे? आपको सेम वीज़ा के पोर्टल में जाना है। वहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा। सर्च के ऑप्शन में जाने के बाद आपको ईमेल पे आए हुए वीज़ा ऐप नंबर को यहाँ पे मेंशन करना है। उसके अलावा आपको अपनी ईमेल ID मेंशन करनी है, नीचे सिक्योरिटी कोड यानी कैप्चा मेंशन करना है और सर्च पे क्लिक करना है। जब तक वीज़ा इशू नहीं हुई है तब तक आपको एप्लीकेशन स्टेटस प्रोसेसिंग दिखेगा। जैसे ही आपका वीज़ा कंप्लीट हो जाता है और आपको वीज़ा इशू हो जाती है, जो कि यूजुअल केसेस में वही एक्सपेक्ट किया जाता है, तो उस केस में वीज़ा इशू होने के बाद आपको स्टेटस जो है वो मॉडिफाइड दिखेगा। स्टेटस अपडेट हो जाता है टू एक्सेप्टेंस स्टेटस में आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा, गेट वीज़ा पे क्लिक करने के बाद आपका वीज़ा डाउनलोड होकर आपके स्टोरेज में सेव हो जाएगा। आपको वीज़ा का प्रिंट आउट निकालना है और प्रिंट आउट लेकर आपको ट्रैवल करना है। अब आते हैं वीज़ा में इश्यूज़ क्या क्या हैं इस पोर्टल पे। सबसे पहला इशू जो है वो है कभी कभी पेमेंट्स नहीं प्रोसेस होती हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरा पेमेंट प्रोसेस नहीं हुआ। प्रोसेस नहीं होने के कारण मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ। मैंने सेम फाइल नंबर से वापस सर्च में जाकर पेमेंट करने की कोशिश की, बट पेमेंट करने के दौरान भी मुझे बार बार एक एरर मैसेज का नोटिफिकेशन आ रहा था। इसी पोर्टल में इनका एक सपोर्ट ऑप्शन है जहां पर जाकर आप अपने इश्यूज़ को रेज़ कर सकते हैं। नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे, जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, आप चाहें तो अपने इश्यूज़ को हाईलाइट करके रेज़ कर सकते हैं। हालांकि मैंने अपने इशू को मेंशन करके सपोर्ट सिस्टम में एक टिकट रेज़ किया था, बट उससे मुझे कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिली। फाइनली मैंने एक नया एप्लीकेशन सबमिट करने की कोशिश की, तो मुझे OCR के वजह से बार बार एक इशू आ रहा था, बार बार एक एरर मैसेज थ्रो हो रही थी कि अगर आप ये वीज़ा अप्लाई करने का कोशिश कर रहे हैं तो आपका डिटेल ऑलरेडी मेंशन्ड है सिस्टम में, हो सकता है कि आपका वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाए। काफ़ी दिन वेट करने के बाद और बार बार कोशिश करने के बाद फाइनली एक दिन मैंने ट्राई किया और मेरा फ़ोटो और पासपोर्ट एक्सेप्ट हुआ। हालांकि
OCR ने उसको करेक्टली और अच्छे से रीड नहीं किया। रीड नहीं करने की वजह से मुझे पूरा का पूरा फॉर्म खुद से फिल करना पड़ा। खुद से फिल करने के बाद जब मैं पेमेंट करने गया तो फाइनली इस टाइम पेमेंट एक्सेप्ट हो गई एंड 3 या 4 दिन के अंदर मेरा वीज़ा मैं डाउनलोड कर पाया। एक और चीज़ ध्यान रखें कि कुछ बैंक्स की डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वियतनाम में एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, तो आप पहले मेक श्योर कर लें कि आपका जो कार्ड है वो पेमेंट एक्सेप्ट करता है या नहीं। सेकेंडली, इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके ATM या फिर आपके क्रेडिट कार्ड पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी एक्टिवेटेड हो। अगर ऐसा नहीं है और आप पेमेंट करने की कोशिश करेंगे, पेमेंट फेल हो जाएगा, आपका फ़ाइल नंबर ऑलरेडी जनरेटेड होगा, आप पेमेंट आगे फिर नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट जब तक मैंने ट्राई की थी मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा था। तो आपको वेट करना पड़ेगा, फिर से ट्राई करना पड़ेगा। यू नेवर नो कि आपको कब ये ऑप्शन वापस एनेबल होकर सही से आपके लिए अवेलेबल हो। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कोशिश करें फ़र्स्ट टाइम में ही सारी डिटेल सही डालें और फर्स्ट टाइम में ही ट्राई करें कि पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए, बिकॉज़ सेकेंड टाइम फ़ाइल क्रिएट करना वापस से थोड़ा सा चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट हो जाता है। प्लस सपोर्ट का जो इनका पोर्टल है, सेम वेबसाइट के अंदर एक टैब है सपोर्ट डेस्क करके, वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा कुछ असिस्टेंस नहीं मिली थी। मे भी हो सकता है कि अभी काफ़ी ओवरवेलमिंग एप्लीकेशंस होंगी जिसके वजह से उनको ये चैलेंजेस फेस करनी पड़ी है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी तरह का कोई डिटेल, किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन जो मुझसे छूट गया है और आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो वो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ई-वीज़ा से रिलेटेड किसी तरह का कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो आपको लगता है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वही मुझे असिस्ट कर पाएंगी, तो उससे रिलेटेड एक ईमेल एड्रेस है जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप उस पर ईमेल अपना ड्रॉप कर सकते हैं अपने इश्यूज़ के साथ। अभी वियतनाम पिछले 2-2.5 महीनों में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट इन्फ्लक्स वहाँ पे देखने को मिला है एंड पिछले 2-2.5 साल में वियतनाम में टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुआ है। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एक नया पोर्टल जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। पुराने पोर्टल्स में कुछ ग्लिचेस थी, इश्यूज़ थी, वो तो एक रीज़न था ही, बट उसके अलावा ये पोर्टल थोड़ा फास्ट वर्क करता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी जो मैंने आपको अभी शेयर की है ये आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। इसी तरह के और वीज़ा सेंट्रिक वीडियोस को आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप इनमें से किसी एक जगह को प्लान कर रहे हो विज़िट करने का। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर करें उन लोगों के साथ जो वियतनाम ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को इसी तरह के और डिटेल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए एंड ट्रैवल एक्सपीरियंसेस के लिए। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड एन्जॉय योर लाइफ।